एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट जो आपने बताया जो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में था वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन हेट तो है बहुत ज़्यादा, लाइक सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे, इमिग्रेंट्स हैव ऑलवेज बीन स्केपगोट्स फॉर वेस्टर्न पॉलिटिक्स। In the last 2 years, we've also seen that trend evolving of reverse migration. Do you also ever plan to go back? बाकी आजकल का इशू ये है कि आजकल जॉब्स कम है, टैलेंटेड पीपल आर ऑल्सो कमिंग और 6-6 महीना स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए। Do you know a lot of people say कि क्या रखा है कनाडा में फिर अब क्यों जाना है? So first of all, Arman, thank you for being here. Thank you. you for giving us the time. सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपकी जर्नी से कि 2018 में आपने सोचा कनाडा आने का। तो व्हाट वाज द माइंडसेट बिहाइंड दैट? क्योंकि यू हैड कपल ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उस एज में कनाडा आना एंड बैक एट दैट टाइम, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? व्हाट वाज योर माइंडसेट एंड अल्टीमेटली वो जर्नी कैसी थी? हम लोग का कनाडा आना वाज मोर ऑफ अ पर्सनल डिसीजन बिकॉज मेरी शादी हुई थी तभी, और उसके तुरंत बाद भी डिसाइडेड कि नहीं, हम लोग को नॉर्थ अमेरिका या कोई वेस्टर्न कंट्री में सेटल होना है। सो इट वाज अ वेरी पर्सनल थिंग एंड वी थॉट कि लेट्स प्लान फॉर दिस। ठीक है, क्योंकि 7-8 साल एक्सपीरियंस था दोनों को, मेरे को, मेरी वाइफ को, एंड वी वर लाइक कि नहीं, कोई ऐसा स्ट्रगल करने का जितना हो सके अवॉइड करेंगे बिकॉज यू आर चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली, राइट, 360 डिग्री। तो हमने प्लान बनाया एंड वी वर लाइक कि लेट्स ब्रिंग मेक अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ कि जहाँ पे हम सेटल हो सकते हैं। तो सबसे पहले बस यूएसए, बिकॉज माई वाइफ वॉज ऑलरेडी देयर। ओके, ठीक है, तो वो एक ऑप्शन था कि चलो एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे हो सकता है, बट यूएसए का जो इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक आउट ऑफ आवर रीच इफ यू विल। और इंटरेस्ट भी नहीं था इतना, क्योंकि अगर हो भी जाता तो उसके बाद में भी पूरा स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिडन है पूरा यूएस का इमिग्रेशन। उसके बाद में देयर वर कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये सब में हमने ओवरऑल डिसाइड किया कि कनाडा इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। और उस टाइम पे थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में भी ना थोड़ा एंटी इमिग्रेंट या रेसिज्म टाइप के न्यूज़ एटलीस्ट सुनने में आ रहे थे, तो वी वर लाइक कि ठीक है, उसको रहने दे अपन। ओके, और थोड़ा बहुत उनके रूल्स भी कुछ स्ट्रिक्ट हो गए थे पीआर वगैरह के रिलेटेड। तो कनाडा सीम लाइक द बेस्ट ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट एज फार एज अ फैमिली इज कंसर्न, कि अगर आपको फैमिली बढ़ानी है तो कनाडा वाज अ ब्यूटीफुल ऑप्शन। तो हमने डिसाइड किया एंड अप्लाई वगैरह किया, आइलेट्स वगैरह दे दिए, ईसीए वगैरह जो होती है वो सब कर दिए, एंड वन बाय वन थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। हमारी एजुकेशन भी अच्छी थी, मेरे पास डबल डिग्री थी, तो दैट हेल्प्ड अ लॉट। ओके, And that's it, I started the process I think somewhere around 2017 mid, ओके, and within, और तभी फास्ट भी काफ़ी हो रहा था चीज़ें, हाँ, विदिन लाइक 6 months और समथिंग हमारा पूरा प्रोसेस हो गया था। मेरे को एक्चुअली में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था बिकॉज माई वाइफ हैड टू डू कपल ऑफ पीसीसीज जो पुलिस चेक होते हैं ना, क्योंकि शी वॉज इन यूएसए ऑल्सो, और बीच में वो मैक्सिको में भी थी डिप्यूटेशन पे, तो उसमें उल्टा टाइम लग गया। बट ये तो और भी फास्ट हो सकता था प्रॉब्ली, बट हाँ 6 महीने में हो गया एंड वी केम टू कैनेडा। तो आप एक्सप्रेस एंट्री पे आए थे राइट? या आई थिंक बैक देन द स्कोर वाज जो अभी है उतना तो नहीं था, इट वाज नहीं, 440s 450 समथिंग। उतना भी नहीं, बीच बीच में तभी तो वो टाइम पे 400, मेरे को याद है 413 भी चला गया था, और बट हाँ यूजुअली 430s के आसपास रह रहा था, 35 हो गया, कभी 425 हो गया, ऐसा हो रहा था। तो हाँ, तभी स्कोर काफ़ी कम थे, ये भी है। ओके, बट कट टू नाउ लाइक अभी इट इज़ 500 प्लस। आई डोंट थिंक वो भी नीचे आने वाला है बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स व्हिच आर ऑलरेडी इन द पूल। मतलब अब कनाडा क्या प्रोफेशनल लोगों के लिए नहीं रह गया हु हैव लाइक गुड एक्सपीरियंस, बट उनके पॉइंट्स ही नहीं बनेंगे इंडिया से? Yeah, I don't think so, to be very honest. Like Canada, you can still achieve, but you just have to be very specific about your profile, right? For example, हम लोग जब आए थे, हम लोग फेडरल से आए थे, फेडरल FSW, but there are so many information technology specific routes, PNPs. There are so many, let's say, skill specific routes that you can still come to Canada via PNPs. सो आपको वो सारे देखने होंगे, और ऐसा नहीं है कि 500 हो गया तो आप 500 ले नहीं सकते हो, बट हाँ आपको मेहनत ज़रूर ज़्यादा करनी पड़ेगी। लाइक मेरे कुछ नेटवर्क में देखते हैं, सोशल नेटवर्क वगैरह पे, या मेरे फॉलोअर्स वगैरह हैं, सम ऑफ देम आल्सो डूइंग फ्रेंच टू इंक्रीज टू इंक्रीज द स्कोर, क्योंकि 500 के ऊपर आजकल जा रहा है, एंड देयर इज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट दैट डाउन बिकॉज लोग का पूल भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, पहले इट वाज लाइक इफ़ यू आर लेस देन 30 तो आपके पॉइंट्स भी नहीं कट रहे हैं एवरी ईयर, एंड लाइक यू हैव डबल मास्टर्स, 3 साल से ऊपर का आपको एक्सपीरियंस है, तो देन यू वर इन द रेंज ऑफ 480 to 490, समटाइम्स 500 डिपेंडिंग अपॉन योर आइल स्कोर, तो इट वाज स्टिल अचीवेबल। बट अभी दैट हैज़ लाइक बिकम द बेसिक, राइट? उसके बाद यू विल हैव टू इधर फाइंड अ वे थ्रू पीएनपी और सम अदर प्रोग्राम, या फिर जैसे आपने फ्रेंच का बताया कि वो पढ़ के आप अपना स्कोर सप्लीमेंट करें, देन ओनली यू कैन कम देयर। बट हाँ डिफिकल्ट तो हो गया आजकल, ये तो फॉर श्योर है कंपेयर टू 5-6 years. If we compare Canada when you came in 2018 versus now,
इसमें दो आस्पेक्ट आई वुड लाइक टू टच ऑन. एक, करियर अपॉर्चुनिटीज़, लाइक हाउ दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड स्पेशली इन योर करियर कंसिडरिंग डेटा इंजीनियरिंग, एंड दी एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट जो आपने बताया जो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में था, वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है. लाइक व्हाट हैज़ चेंज इन द लास्ट 6 years फॉर यू? I mean, for me, nothing, to be very honest. But so in terms of like data engineering or career, one thing is for sure कि आजकल कनाडा में jobs इतने ज़्यादा हैं नहीं. But that's also true for any other country that you can name, right? If you're coming here today and thinking कि आपको job immediately मिल जाएगा, you might be in for a rude shock. You might have to struggle for 3 months, 6 months. But ultimately you get a job, but struggle आज ज़्यादा हो जाएगा. जैसे हम जब आए थे, वो for both me and my wife, as soon as we came, like हम लोग का पहले महीने में जॉब वॉब लग गया था. So it's not a matter of like what skills you have, but it's also a matter of what the job market is all about, right? तभी जॉब मार्केट इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था, राइट? इतना कुछ बहुत हाई फाई भी नहीं था कि बहुत सारे जॉब्स हैं, बट इतना इशू नहीं थे और शायद लोग भी कम थे. Yeah, but abhi it also depends, you know, I don't think there is a lot of difference between someone who is coming new to Canada और जो already existing है. तो मतलब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ले ऑफ होते हैं. They also struggle to find a lot. Yeah. उनके लिए भी जॉब ढूंढना it's not an easy task anymore. Yeah. Jobs are rare. No, jobs are less nowadays, right? Or job creation is less nowadays because of the market conditions. But yeah, it's true for every and any other country, right? Like there is a lot of people who are struggling in the US also, right? And US is the best market generally in terms of like career and jobs and money, you know, that you make. But yeah, my friends are struggling over there also. But that's how it is. And in terms of like the racism aspect you talked about, to be very honest, offline जो on the road अगर racism की बात करें तो तभी भी इतनी कोई नहीं थी कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है या लोग एकदम कुछ गलत तरह से बातें करते हैं. अभी भी इतना मैंने तो ऐसा ऑन द स्ट्रीट्स वगैरह कभी इतना फेस नहीं किया है, ठीक है. ऑल्दो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज लाइक ऑनलाइन हेट तो है बहुत ज़्यादा. लाइक सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे, there's a lot of hate, that's for sure. But पहले वो भी नहीं होती थी. I guess पहले मैं इतना खुद भी कंटेंट क्रिएशन करता नहीं था तभी, बट कभी ऐसा सुना नहीं था कि बिकॉज आजकल तकरीबन हर कोई बोल रहा है. लाइक इफ यू सी लॉट ऑफ दिस क्रिएटर्स दैट वीडियोस दैट दे आर मेकिंग, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है, राइट? सो इट सीम्स लाइक कि शायद पहले इतनी ऑनलाइन भी नहीं होती होगी. दैट्स ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑन द टाइम्स दैट यू आर लिविंग इन, राइट? लाइक मे बी 5 years ago पीपल वर हैप्पियर, एंड सो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आती होंगी, फियर एंड हेट एंड ऑल दैट. अभी पीपल इन जनरल आर नॉट हैप्पियर, तो उनको बड़ा चाहिए, तो कौन है भाई, चलो इमिग्रेंट्स पे ब्लेम करो. So you think that they have been like a scapegoat के अभी किसी पे ब्लेम डालना है जॉब्स का, तो हाँ वो that is the scenario. Yeah, scapegoats. Immigrants have always been scapegoats for Western politics. Like जो हम लोग 5-6 साल पहले यहाँ पे आए थे ये सोच के कि ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म या कुछ हो रहा है, Exactly. आजकल शायद लोग प्रेफर कर रहे हैं कि चलो ऑस्ट्रेलिया है क्योंकि वो अच्छा है. So I think this kind of things go up and down. Hate against immigrants कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, वो चलते रहेगा. I think that's unfortunately the politics and part and parcel of politics in West. Okay, moving on to tech, आपका जो करियर रहा है, what was the job profile that you had in India, and यहाँ पर आके did it change or were you able to get a job in the same profile या फिर आपको कुछ hit लेना पड़ा? I mean, you said you got a job in a month. Obviously market conditions सब थोड़े better थे, but still if somebody is coming in today, is first of all the domain that you work in, data engineering, is that a good option? And next, that how can they get a job as soon as possible? I mean, data engineering is a very good option anytime, regardless of which country you are in, because there's a lot of demand for data engineers, and also data engineering is a very wide field, right? It depends on which area of specialization you're choosing. Data analysis, data scientist, even ML engineers or business analyst. So it really depends on your skills and your interest in learning those skills. But yeah, अगर आपके पास bare minimum, if you are going into pretty much any data engineering domain or field, I would say SQL आना चाहिए अच्छा, और Python. Okay. If you know these two skills, you have a bit good stepping stone into this field. Or I think it's a very booming field. Yeah, like there's going to be a lot of growth in data. Data is the new oil, sort of, right? So there's always going to be demand for processing the data. There's always going to be demand for managing the data. So I think the field is always going to grow. Some jobs will change here and there because of the advent of AI. Some jobs will be helped. Some jobs productivity will be increased because of that. So yeah, try to figure out what's going on in your field.
in terms of like modern technologies that's coming up. But yeah, SQL and Python is kind of like the ABCD at this point. So you touched upon AI, and वहाँ से I want to ask this question. A lot of fear mongering is also happening these days कि भाई अब कोडिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, AI is here, आपको जॉब नहीं रहेगी आपकी. And ठीक है, कुछ हमने layoffs भी देखे हैं which have happened due to AI. So what are your thoughts on that? Do you think it's not a good option to be in tech anymore, or do you think it's still अभी इसमें options हैं? If you're still a good engineer, you have good skills, you can be in the job market. Yeah, I don't think so. There is going to be a problem like tech jobs are not going to remain because of the advent of AI. AI, if you think about it in a more philosophical aspect, it's kind of like an automation, right? Yeah. Like whatever you are doing currently, it is going to automate it and help you increase your productivity. So sort of take it in your stride और उसको automation की तरह से use करो. ठीक है, and help yourself in increasing productivity, right? So it's not going to write a code for you completely, but it's going to correct errors in your code, right? So for something that you used to Google to figure out what this error is about and fix it yourself, now you can just use Copilot and give that code and ask it to fix it, or ask it to create a better code. So I think use it as an means to enhance your productivity. I don't think so there is going to be any significant impact on core skills of software engineering, but yeah, there will be some jobs that will be impacted. I think they're already impacted. So yeah, like try to not be in a domain which you yourself feel कि यार ये तो बहुत ही simple सा चीज़ है, कोई भी automate कर सकता है. So if you're not in that kind of a job, then you should be fine, in my opinion. Moving on, जो एक aspect था जिसको हमने touch करा था, which was कि यहाँ पर आके जो current immigrants अभी आ रहे हैं, how they can get a job faster. So like in today's time, it's already very difficult because of the job market. Let's say if somebody is landed in last week, what should there be? मतलब उनकी strategy क्या हो कि यार I want to grab a job in let's say 1, 2 or maybe 3 months. What are the basic things that they should focus on? Coming in especially from a different country, and वहाँ पे systems are different. The agencies which get you placed, they are different. So what are your thoughts on that? Yeah, to be very honest, there's only n number of things that you can do. Beyond that is job market and luck, right? That is not in your hand. What is in your hand is hard work. So आप यहाँ पे जब भी आ रहे हो, आप पूरा दिन, I would say, desperately अगर आप चाहो तो पूरा दिन keep a watch on, like again obviously I'm exaggerating, but keep a watch on LinkedIn and Indeed and all these websites that post jobs, full time jobs, contract jobs, monster.com वगैरह, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आपको क्लोज वॉच रखनी पड़ेगी to search for your skill. And before that you obviously need to have that skill and be confident in that skill. तो अगर आप जॉब नहीं है ना, आप अपने स्किल को एनहांस करते रहो, बढ़ाते रहो, सीखते रहो, ट्यूटोरियल देखते रहो, ठीक है, एंड पैरेलली आप जॉब्स पर अप्लाई करते रहो. और कई बार कई बार फ़ायदा हो जाता है इफ़ यू हैव अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, आप उनके साथ थोड़ा रिलेशन बना के रखो, बिकॉज बहुत सारे टाइम ना जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होते हैं वो कंसल्टेंट्स के पास आते हैं, एंड इफ़ यू आर इन टच विद दोज कंसल्टेंट्स एंड आर फ्रेंड्स विद देम, वो आपको रेफर कर सकते हैं इनिशियली, लेट्स से. तो नेटवर्किंग बहुत मैटर करती है, टू नेटवर्क विद द राइट रिक्रूटर्स, कंसल्टेंट्स. इन जनरल ऑल्सो अदर नेटवर्किंग, लाइक अगर आप किसी को कोल्ड ईमेल डाल रहे हो, जस्ट इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, कॉफ़ी कनेक्ट के हिसाब से, इट हेल्प्स, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू गारंटी यू, बट समटाइम्स इट माइट हेल्प. कई बार ऐसा होता है कि किसी डायरेक्टर के पास आपने मैसेज कर दिया या किसी मैनेजर के पास आपने मैसेज कर दिया आपके प्रोफाइल के बारे में या आपके बारे में, दे माइट बी एलुमना ऑफ द कॉलेज दैट यू आर इन, राइट? सो यू माइट just find ways to try to connect with people. You might be interested in some specific technology that is also a key interest of somebody that you're reaching out. So again, networking is important. Cold emailing करते रहो, job portals को आप हर 1-2 घंटे बाद चेक करते रहो. The best idea is जैसे जॉब आ जाता है ना, आप immediately उस पर अप्लाई कर दोगे ना, your resume gets noticed immediately, in my opinion, right? And that's what I used to do. जब मैं आया था ना, I was constantly almost like at the level of like anxiety. I was constantly checking कि क्या मेरे स्किल का जॉब क्रिएट हुआ कि नहीं, और जैसे ही क्रिएट हुआ ना, I was not like lethargic around कि नहीं अब मैं क्या लैपटॉप खोल के इमीडिएटली चालू कर देता था, मैं अप्लाई करता था. और कई बार ऐसा हुआ था, इनफैक्ट जो मेरा जॉब मेरे को क्लिक किया था वो भी ऐसा हुआ था, जैसे जॉब अप्लाई पोर्टल पे आया मैंने अप्लाई कर दिया, एंड विद इन like 2 hours the HR called me. तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज डेफिनेटली है. It does not hurt if you want to buy. अगेन मैं नहीं बोलूँगा कि लो, मैंने खुद ने नहीं प्रीमियम वगैरह अकाउंट वगैरह किया, बट अगर आपको लिंक्डइन वगैरह पे प्रीमियम अकाउंट अगर आप खरीद लेते हो तो मे बी दैट माइट ऑल्सो हेल्प.
चलो लिंक्डइन प्रीमियम इज स्टिल बेटर, इट्स लाइक 30-40 bucks अ मंथ, बट यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब उनकी 2-3 महीने तक जॉब नहीं लगती है ना, दे गो इन टू दैट मोड वेयर दे आर नाउ वेरी डेस्परेट, एंड फिर एंड दे हैव हर्ड दिस सो मेनी टाइम्स कि यार मेरा जो रिज्यूमे है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे और एंड ऑल दैट, एंड देन दे एंड अप पेइंग समटाइम्स $500 or $1,000 जस्ट फॉर मेकिंग अ रिज्यूमे. तो आपको लगता है कि आई मीन आई नो रिज्यूमे इंपॉर्टेंट है, बट यू थिंक स्पेंडिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी, is that feasible, or are there other options you can do that? No. There's a lot of free options that you can do, right? Like LT, end of the day, all you need is a decent resume Yeah. in like 1 or 2 pages, right? जिसको Canadian style बोल देते हैं. So summarize your everything, whatever your skills are, whatever your work experiences, in like 1 or 2 pages, and that's it. And summarize it in such a way that it is readable by the ATS system. ठीक है, डोंट मेक इट लाइक फैंसी, फोटो मत डालो, यू नो, वीडियो लिंक ये वो सब मत डालो. सिंपल एंड स्वीट, अ नाइस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, एंड फॉर दैट ऑल्सो देर आर सो मैनी फ्री ऑप्शंस अवेलेबल. लाइक अब अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये वो सब पे देखोगे, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो फ्री फॉर्मेट देते हैं. मे बी यूज़ दोज फॉर्मेट्स, या आप अपने फ्रेंड से पूछ लो जिसने अच्छा एक फॉर्मेट बनाया हो जिससे उसको जॉब्स कॉल आ रहे हैं. यूज़ दोज फॉर्मेट्स. ये मतलब डोंट गिव मनी टू you know Specialized. random, I would say random people on the internet for like 500 or $1,000 for like whatever resume. ठीक है, अगर आपको मन करता है कि आपको पैसा स्पेंड करने कर दो, but I don't think so it's worth it, to be very honest. Right. Yeah, I mean, even my suggestion is to a lot of many people कि यार आप जॉब लिस्टिंग देखो आपके डोमेन की. अगर आप लेट्स से अप्लाइंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप 10 लिस्टिंग्स देखो, उसमें आपको 60-70% कॉमन मिलेगा, वो उठा के अपने रिज्यूमे में डाल लो. आई थिंक दैट्स व्हाट योर रिज्यूमे इज ऑल अबाउट. जो आपकी रिक्वायरमेंट है 60-70% मैच हो रहा है, यू गुड. उससे ज़्यादा मैच हो रहा है देन यू आर आइडियल कैंडिडेट, बट एग्जैक्टली 60-70 हो रहा है तो आई थिंक दैट्स अ गुड बेंचमार्क. एग्जैक्ट, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट. जब मैं भी अप्लाई कर रहा था ना जॉब्स को, आई एक्चुअली यूज्ड टू चेक दैट कि कई बार, see, you're not, sometimes you forget a skill that you actually worked in, right? Sometimes a skill is listed in the job description, but उसका demand एकदम 100% नहीं होता है. That's like even if you know a skill. तो कई बार ऐसा situation हुआ था when I had to add a few skills, or when I had to change my resume to make it in a certain way, because I came here as a, you know, when I was at a level of a tech lead. So I could easily be a developer also, but I could easily be a technical lead also. So I had to manage my resume according to the position I was applying. So that's a good advice, yes. तो आप जब आए थे एज अ टेक लीड, सो फाइनली व्हाट पोजीशन डिड यू गेट यहाँ पर? एज यू स्टार्टेड ऑफ अगेन एज अ डेवलपर या अगेन ऑन द लीड? Yeah, I kind of got it as like a senior software engineer slash tech lead kind of a position. So इतना बहुत ज़्यादा कोई इतना significant fall नहीं था. Okay. But yeah, I think I was fortunate enough that I got a job. तो इतना कभी मैंने सोचा भी नहीं. But एक बात तो है, even if I let's say got a same level, right, which I don't think so I got, but even if I got a same level, career progression definitely stalled, right? Because आप एक कंपनी में आपने let's say 4-5 साल लगाए हुए हैं, and you have a promotion in that company, and एक progression पे होता है, right? आप, लेकिन जब आप कोई नई कंपनी आता है, आपको बेस से चालू करना होता है, राइट? ठीक है, that becomes your, and then you have to start your career progression. So yeah, definitely there was definitely a hit in terms of like your own personal career ambition and, you know, progression. But इतना कभी issue नहीं हुआ because I was fortunate कि job मिल गया, you know. But that is, I think that is one of the expectations that people should have. अगर आप country move कर रहे हो तो you should be somewhere comfortable about taking a hit at least at that point, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में नए चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. On the top of that, if you're having a job, at least in your domain, you don't have to learn anything new, you know, बहुत vast आपको difference नहीं करना है. So I think that's the part of the package. Move from one country to another. Related to this, there is a thing which is happening more common these days. So like एक हफ्ते में कोई ना कोई मेरे को एक reach out करता है बंदा LinkedIn पे कि ये role है आपकी कंपनी में, can you refer me to this? And they are in the hopes के they don't have any status in Canada, by the way, and they are either under the illusion के because if I'll get a job then it will, you know, guarantee me a status, या फिर the company will sponsor me. So have you faced that? And I mean आपने ऐसा होते हुए बहुत देखा है? क्योंकि in my personal experience I have not seen that. I mean even if you have a status, then also country से बाहर जाके job लेना is quite difficult. Forget about if you don't have a status at all. यार कंट्री से बाहर अगर आपके पास PR VR लेट से है तो आपको जॉब मिल तो जाता है, बट वो रेयर होता है, ठीक है. लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स विल प्रीफर दैट इफ यू आर already in the country, even not even in the country, if you are already in that city that the job is. So yeah, those things get filtered out. Like it's rare. ऐसा नहीं हो सकता, but you know, it's rare. You have to be that skilled and that skill should be in shortage.
which nowadays it's very difficult, right? Like no skill is in shortage nowadays because there are less jobs. So yeah, हो जाता है बाहर से भी, but बहुत rare situation होता है. So it really depends on your skills and the shortage in the market. एंड अगर आपके पास स्टेटस ही नहीं है तो लाइक यू आर इन द होप्स के मे बी आई गेट अ जॉब एंड देन कंपनी विल स्पॉन्सर अ वर्क परमिट. बहुत ही रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है. लाइक बेस्ट केस सिनारियो इज अगर आपको खुद से PR वीआर ये वो सब करके नहीं आना है या स्टडीज़ नहीं करनी है तो इंडिया में कोई अच्छी जो कंपनी में जॉब करो, MNC टाइप की, और वहाँ पे क्लाइम अप द लैडर इफ़ यू विल एंड गेट योरसेल्फ ऑन अ वर्क परमिट इन सम अदर कंट्री. तो वो एक अच्छा ऑप्शन है स्पेशली IT ग्रेड्स के लिए. तो लाइक एक तरह से हम लोग भी वही कर रहे थे. लाइक इवन आई हैड इनिशियली प्लान्स कि मैं स्टूडेंट बन के जाऊँगा लाइक 20 आई डोंट नो 10 11 लाइक 2010 के पास मेरे को जॉब लग गया था, मेरा करियर स्टार्ट हुआ था. एंड देन आई वाज ऑलवेज फोकस्ड कि नहीं मेरे को MBA या मास्टर्स वगैरह करनी है. तो वो 4-5 साल मैंने बहुत हाथ पैर मारे, बट देन आई रियलाइज कि नहीं US मेरे को जाना भी US में ही था. बट देन आई रियलाइज कि नहीं US इज़ आउट ऑफ ऑप्शन बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉस्ट था. उसके बाद में इमिग्रेशन हैसल्स की वजह से आई वाजंट श्योर कि मैं पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं. फिर ये डर भी था कि कहीं वापस ना आना पड़ जाए बिकॉज H1B इज़ अ लॉटरी, हर कोई नहीं मिल पाता है एजुकेशन के बाद. तो हमने सीधा सोचा कि मस्त अपना पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे और यहीं पे ग्रो करेंगे. अगर जाना होगा तो बाय जॉब चले जाएंगे. बट देन फॉर्चुनेटली थिंग्स टुक अ डिफरेंट टर्न एंड मैंने PR अप्लाई कर लिया शादी के बाद और आगे क्या करें. सो व्हेन यू वर इन द जॉब सर्च फेज एंड इंडिया में भी आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, यहाँ पर भी दिए हैं, व्हाट वाज द डिफरेंस दैट यू फेल्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूइंग? इज इट बिकॉज आई थिंक इट्स अ डिफरेंट स्किल फ्रॉम व्हाट यू नो. ठीक है, आपको अपना कोड लिखना आता है, आपको काम करना आता है, बट व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट स्किल. यू हैव टू कन्विंस द इंटरव्यूअर कि येस यू नो स्टफ एंड यू हैव टू पुट इट इन अ वे कि ना वो ज़्यादा एरोगेंट लगे, ना वो आप ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लगो उसमें. सो देर इज़ अ फाइन लाइन दैट यू कैन नॉट क्रॉस ऑन बोथ द साइड्स. तो डिड यू फील दैट डिफरेंस? और आपको मतलब कुछ लगा, एक ऐसा हुआ कि 1-2 इंटरव्यूज़ दिए, उसमें नहीं हुआ, दिन उससे समझ में आया कि अच्छा शायद मैंने ये गलती कर दी, मे बी नेक्स्ट टाइम से ये करूँगा? Yeah, I mean, when you're searching for a job, like, see, the thing is, when you're on the job is more or less going to be monotonous many times, Yeah. right? Not every time you're going to recall a particular interview question, right? Because you're not working on same thing or different things rather, in different days. You're working on the same thing. So it helps to keep on giving interviews so you sort of know what type of questions are being asked about your skill in the job market. So giving different interviews helps to learn that, the skill of giving an interview, which is like not to be nervous, to be confident, to answer with confidence, and to have that politeness to say, sorry boss, I don't know this answer but I will get back to you. Like to know these answers in the right situation also matters. Because what I felt, जैसे अब इंडिया में अगर आप जॉब वगैरह ढूंढते हैं तब मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही एकदम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से होते हैं कि एकदम ही मतलब आई डोंट नो देयर देयर टू जस्ट ग्रिल यू. कभी कभी ऐसा अपन बात करते हैं कि बस वो तो बेइज्जती करने के लिए इंटरव्यू लेते हैं. तो अगेन आई मीन दिस इज जस्ट परसेप्शन, इट्स नॉट लाइक रियल. बट यहाँ पे जो इंटरव्यू का जो स्टाइल है ना, इट्स मच मोर इनफॉर्मल. लाइक ठीक है, स्किल्स के बारे में तो बात करेंगे ही, बट आपके ट्रस्ट भी करेंगे. ठीक है, आप अगर बोलो तो आपको आता होगा. और आई गेस दैट ऑल्सो इज बिकॉज कि उनको एक्सपेक्टेशन है कि एक बोल रहा है तो इसको आता ही होगा, ट्रस्ट करते हैं. राइट. और ग्रिलिंग इतना ज़्यादा नहीं होती है यहाँ पे. मे बी अगर कोई देसी हो तो शायद ग्रिलिंग हो जाए, बट जनरली मैंने देखा इवन देसी भी मतलब जस्ट किडिंग, बट जनरली यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा ग्रिल नहीं करते हैं. दे ट्रस्ट यू कि आप जो बोल रहे सही है. थोड़ा बहुत टेक्निकल ज़रूर होगा. एंड देन ऑल्सो आई गेस इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, राइट? So some companies might have very detailed, technical and all those sort of. But I guess overall, what they try to do is they're not just trying to recruit you because you have good technical skills or do good skills, but they're trying to recruit you if you're a good, overall package. Yeah. आपका काम करने का स्टाइल, आपका बात करने का स्टाइल, आपका बिहेवियर, वो फिटमेंट भी बहुत देखते हैं ये लोग. Yeah, and I think that is important as well. And मैंने यहाँ पे ज़्यादा नोटिस किया है, लाइक कल्चरल राउंड या फिर जो बिहेवियरल राउंड होता है, दे एक्चुअली टेक इट सीरियसली. इट्स नॉट जस्ट बैक इन इंडिया जहाँ पे HR आपको कॉल करेगा. इट मोस्टली टर्न्स डाउन टू सैलरी नेगोशिएशन. बट यहाँ पे दे एक्चुअली सी के इस बंदे के साथ काम करके हमारी टीम खुश रहेगी कि नहीं. I think that is important. That is an information that a lot of people don't know about. तो टेक्निकली पूरे साउंड होंगे, उसको क्लियर कर लेंगे, एंड देन दे विल मेक सम ग्रेव मिस्टेक्स अगले कल्चरल फिट राउंड में, एंड देन दे फाइनली लूज आउट ऑन द ऑफर. ट्रू, दैट इज़ ट्रू. यहाँ पे है लाइक प्रेफर करते हैं लोग टू हैव अ राउंड वेयर दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बिहेवियरल एस्पेक्ट अबाउट अ कैंडिडेट. लाइक फोकस होता है वहाँ पे. और सिर्फ पैसे की बात नहीं करते हैं वो राउंड में. पैसे की बात तो या तो वो पहले ही कर लेते होंगे. ज़्यादातर लोग पहले ही कर देते हैं. बाद में फोकस इज ओनली ऑन द
technical or behavioral aspect. That's it. देन यू जॉइन द जॉब. तो अब उसके बाद लाइक यू ऑलरेडी हैड बिन वर्किंग विद क्लाइंट्स इन यूएस एंड कनाडा बेस्ड, बट अब आप ऑलमोस्ट एक ऑनशोर पोजीशन पे हो, राइट? तो व्हाट इज़ दैट डिफरेंस दैट दैट यू फेल्ट राइट अवे कि यार इंडिया में जो हम काम कर रहे थे वो दैट वाज लाइक वे डिफरेंट देन जो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ not just the kind of work but work culture, how people interact with you, and what is the overall environment? I mean, so you will notice there is a difference between while working with, let's say, US clients and or Canadian clients, for example. ये आपको difference पता चलेगा. US का काम करने का स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव है, and I think that sort of reflects in India also. Like India का काम करने का स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव है. भाई आज बोला है तो मतलब आज करना ही करना है, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा. आई डोंट नो वेयर दैट कम्स फ्रॉम. लाइक वो हम लोग भी वैसे ही करते थे, 15 16 घंटा बैठते थे ऑफिस में, और वो एक था फैक्टर. बट यहाँ पे इतना नहीं है. यहाँ पे कल्चरल थोड़ा वही वर्क लाइफ बैलेंस पर्सपेक्टिव बोल सकते हो आप. और एक ऐसा भी है ना कि हर किसी को सुबह सुबह आते ही हैं ऑफिस में, राइट? योर क्लाइंट्स आर नॉट लाइक 12 आवर्स गैप में आपके साथ ही आप जो भी क्लाइंट्स हैं आप यहीं पे बैठ के बात कर रहे हो उनके साथ. सो योर डे स्टार्ट्स व्हेन देयर डे स्टार्ट्स, योर डे एंड्स व्हेन देयर डे एंड्स. ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर हियर. तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस तो मिल जाता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट. एंड ऑल्सो बहुत वही है ना यार, 3-4 बजे वैसे ही ख़त्म करना होता है बिकॉज बहुत लोगों को अपने बच्चों को पिकअप करना होता है, राइट? सो दैट्स ऑल्सो इट्स जस्ट द वे द थिंग्स आर ओवर हियर. तो वर्क लाइफ बैलेंस आपको यहाँ ज़्यादा मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ द वे थिंग्स आर. आई थिंक व्हाट आई ऑल्सो नोटिस इज कि यहाँ पर ना आपको गिल्टी नहीं फील कराया जाता है इफ़ यू टेकिंग एन ऑफर समथिंग, चाहे वो पर्सनल रीज़न के लिए हो, चाहे वो वेकेशन के लिए हो. लाइक ग्रिल नहीं करा जाएगा आपको. इंडिया में उसी टाइम आपको ना थोड़ा सा गिल्टी फील करा दिया जाता है, अरे काम पड़ा है तुम छोड़ के जा रहे हो ऐसे कैसे. बट इन टर्म्स ऑफ हैव यू एवर फेल्ट कि ये डिसएडवांटेजेस भी है थोड़ा सा जो कनाडा का वर्कफोर्स का एक लेड बैक एटीट्यूड आप कह लो या फिर उतना एग्रेसिव नहीं होना? डू यू फील दैट somewhere down the line it is also disadvantages for the overall growth? It's difficult to track those chains, right? Like there are different school of thought. Some say if the workers are happy, then the productivity automatically kind of increases. Some say that if the workers are happy, then they are not interested in work, like just or if the workers are like comfortable, then they might not have that incentive to work. Yeah. So it's really different school of thoughts. Overall, I would say ki just choose for yourself like what works best. Some people just like to hustle, regardless of anything. Some people just don't like to hustle. And I say don't like to hustle, some people value certain things more compared to something else. So choose for what what works best for you. The reality is you don't have to worry about whether overall productivity increases or decreases. Make sure that your productivity increases, and that's it. Work at an individual level, regardless of what other people are doing. Do your best, and that's it. But there are different school of thoughts, but it's very difficult to comprehend which one is the better one. अभी आपको 6 साल हो गए ऑलमोस्ट कनाडा में. सो हाउ आर यू सेटलिंग इन? मतलब क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं जस्ट ऑन अ पर्सनल लेवल और ऑन आई वुड से माइक्रो चेंजेस ऑन कल्चरल लेवल या फिर आपकी थिंकिंग में बैक फ्रॉम 2018 टू अब? यार मैंने एक चीज़ नोटिस की ना कैनेडियंस के बारे में ना, दे आर वेरी वेलकमिंग टू डिसएग्रीमेंट्स. हाँ, राइट. दे वेरी वेलकमिंग टू अपोजिट थॉट्स. या ठीक है. और अपने यहाँ पे ना अपने लोग थोड़े से माइंड कर जाते हैं. थोड़ा ईगो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. मेरे को भी था एक टाइम पे, मैं भी थोड़ा वैसा था. बट आई थिंक आई हैव अडेप्टेड अ लिटिल बिट एंड आई हैव बीन, कभी कभी अब मेरी भी सटक जाती है. बट जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ बी ओपन टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, बी ओपन टू डिफरेंट आइडियाज़. तो आप एक तरह से एटीट्यूड शिफ्ट तो हो जाता है यहाँ पे, दैट्स फॉर श्योर. बिकॉज ये लोग यार विश्वास नहीं रखते हैं कि नहीं मैं जो बोल दिया वही सही है. ओपननेस रखते हैं सामने टू एक्सप्लोर मे बी समथिंग एल्स, कुछ अलग आइडिया भी हो सकता है. तो वो ओपननेस है इनके कल्चर में, दैट इज़ फॉर श्योर. तो वो एक चीज़ मैं अडेप्ट करने की कोशिश की है 5-6 साल में जो मैं आया हूँ. एंड आई स्टिल ट्राई टू डू दैट. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम दिस पीपल. एंड ऐसा नहीं है कि वो भी उन लोगों को जन्म से था. दे हैव गॉन थ्रू डिफरेंट चेंजेस इन देयर कंट्रीज लाइफ. सो आई थिंक दैट हैव मेड देम मोर ओपन टू डिफरेंट आइडियाज़. तो वो चीज़ है. इंडिया में कुछ एरियाज़ में है अपने में ओपननेस. जैसे स्टार्टअप्स वगैरह कितने सारे आ रहे हैं ना, देयर आर लाइक सो मेनी इनोवेटिव स्टार्टअप्स. बट बहुत सारे एरिया में अपन बहुत रिजिड हो जाते हैं. वी आर नॉट ओपन एंड वेलकमिंग टू चेंज, या ईगो पे ले लेते हैं. तो हाँ, ये सारे कल्चरल डिफरेंसेस आप नोटिस करोगे यहाँ पे. और दूसरा है कि जो पोलाइटनेस और काइंडनेस की बात करते हैं ना, वो
फील तो होती है यहाँ पे लोगों में, दे आर जनरली मोर काइंड, एंड आई थिंक दैट्स द पॉइंट अबाउट यू नो बीइंग ओपन टू अदर पीपल्स ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू, तो वो पोलाइटनेस एंड काइंडनेस वाली भी बात हो जाती है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट नाउ इन 2024, क्योंकि इंडिया में भी रिसेंटली पैकेजेस बहुत बढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ इफ जस्ट टॉकिंग अबाउट आईटी जॉब्स, तो यू नो लॉट ऑफ पीपल से कि अब क्या क्या रखा है कनाडा में, फिर अब क्यों जाना है. तो अगर मैं 45-50 लाख ऑलरेडी बैंगलोर में कमा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या इंसेंटिव है कि मैं वहाँ पे जाके 120K या 130K की जॉब ले लूँ. सो डू यू अग्री टू दैट थॉट या यू स्टिल फील कि नहीं इट्स स्टिल अ बेटर प्लेस टू बी? I mean, money wise, I won't be able to comment. Money is a very personal thing, right? So you have to make a decision on your own self. I mean, there are different school of thoughts which say कि हाँ PPP ये वो सब देख के compare कर लो and blah blah blah. ठीक है, वो मैंने भी content बनाया उसके बारे में. But the reality is, if money is going to be the only motivation factor, generally that is not the best way, right? Like, is money the only going to be your factor to make a decision on whether to move out or not? That should be a factor, then that's for sure, but that should not be the only motivation factor. Okay. आपको बाकी पर्सपेक्टिव भी देखने होंगे कि क्या आपकी लाइफ ज़्यादा सुखी रहेगी, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे आपकी जो फैमिली लाइफ है वो ज़्यादा बेटर होगी, या आपको आपके बच्चे जो है वो आपको यू नो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा बेटर रहेगा. लाइक दीज आर द डिसीजंस, या यू नो एटमॉस्फेयर आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा बेटर है, या क्या आपके माँ बाप यहाँ पे आके एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं. आई थिंक दीज आर द एस्पेक्ट दैट यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन एंड देन मेक अ डिसीजन कि आपको शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं. Not just money. Like, I understand money is going to be a main factor, but that should not be the only factor, right? But yeah, I mean, I can make a strong statement over here कि नहीं 30 लाख कमा रहे तो ज़रूरत नहीं है, but I don't think so that's a right way of thinking about it. Yeah, but एक ये भी पर्सपेक्टिव है ना कि अगर आप अभी यंग हो, यू आर 28-30, आप 50 लाख की जॉब कर रहे हो, then you're also spending 14-15 hours in the office. बचे हुए 2-3 घंटे आप ट्रैफिक में इधर उधर कर देते हो. Then what is your life about? And that rat race is never going to stop, क्योंकि जिस दिन आपने वो काम करना बंद करा, there is somebody else to take your place and ready to do that happily. तो एटलीस्ट यहाँ पर आप अगर करते भी हो, मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट अप्रिशिएट दैट, दे टेक इट द अदर वे कि आपको यार क्या काम पूरा नहीं होता क्या आपसे 95 में, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है. True. तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर विच अ लॉट ऑफ पीपल मिस आउट ऑन, कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप हमने पे पैरिटी कंपेयर कर ली एंड देन यू नो आई एम मेकिंग ऑलमोस्ट सेम अमाउंट, तो फिर मैं क्यों जाऊँ छोड़ के. बट स्टिल लाइक मनी इज़ अ वेरी पर्सनल एस्पेक्ट ना यार. अगर कोई 28 की उम्र में 50 लाख कमा रहा है, विच इज़ आई डोंट नो, मे बी हो सकता है 6 साल में चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हो गई होंगी, हो भी सकता है. बट अगर कोई 28 साल की उम्र में 50 लाख कमा रहा है, तो वो तो वैसे भी कहीं भी जा सकता है. वो तो इंडिया में रह के भी कहीं भी घूम फिर सकता है. सो या लाइक आई डोंट नो यार, मनी इज़ वेरी पर्सनल, इट रियली डिपेंड्स. आई वुड जस्ट से कि डोंट मेक अ डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मनी कि आप बाहर जाके ज़्यादा पैसा कमा लोगे. लेट से आपने मालूम पड़ गया कि नहीं मैं तो कमा लूँगा ज़्यादा जाके बाहर जाके, देन द प्रॉब्लम इज़ कि आप सिर्फ बाहर आए हो मनी के लिए, राइट. तो आप वेस्टर्न लाइफ को या कनाडा की लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे. ठीक है, हो सकता है आपको पैसे मिल जाए लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको ना मिले, फिर आप और परेशान हो जाएंगे, फिर आपको पैसा भी ज़्यादा खुश नहीं रख पाएगा. सो फिगर आउट ऑल दीज अदर थिंग्स ऑल्सो अलॉन्ग विद मनी and then make a decision whether the move is right or not. So considering अभी जो immigration scenario है plus the number of points and now the job market is, who do you think is the best candidate, या फिर किसके लिए बिल्कुल optimal रहेगा कनाडा आना, be it a student right after 12th, be it just you know somebody who has just graduated and looking for a new job, 1-2 साल का experience हो गया, या फिर somebody who's like a veteran 8 से 10 साल का experience है. Who do you think has the capacity and also आज के market को thrive करके you know they can make a career here? So which category do you think will be best to come to Canada in today's time? या मेरे हिसाब से तो ना 12th के बाद आना रिस्की हो जाता है इन जनरल, लाइक बाहर, क्योंकि आपकी उम्र भी बहुत छोटी है. मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल में जा रहा हूँ. आपकी उम्र भी बहुत छोटी होती है, यू आर नॉट रेडी फॉर लाइक दैट लेवल ऑफ यू नो ऑटोनॉमसली हैंडलिंग थिंग्स, राइट. आपको खुद से खाना भी बनाना है, फाइनेंस भी मैनेज करना है, साफ़ सफाई भी करनी है, कॉलेज भी जाना है, अगर पार्ट टाइम जॉब है वो भी करना है. सो इट बिकम्स अ बिग इशू. और इंडिया में अपन बहुत ही महाराजा जैसे रहते हैं, राइट. सब लोग माँ बाप सब कुछ करते देते हैं. सो आई ऑलवेज हैड दिस ओपिनियन, लाइक जब मेरे को भी बाहर आता, आई ऑलवेज वांटेड टू कम फॉर लाइक मास्टर्स. Okay. आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड कि मैं 12th के बाद जाऊँगा. इनफैक्ट अभी सोचा भी नहीं था कि 12th के बाद जाऊँगा. मास्टर्स करने आना था. तो आई वुड ऑलवेज जनरली रिकमेंड कि मास्टर्स करने आओ और अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करो.
So that even if let's say things don't work out in Canada, you at least have the skills with you, the knowledge and the backing of a good reputed college or university to go anywhere in the world. आप अच्छे कॉलेज में जाओ ना, आप McGill में जाओ, एडमिशन ले लो, right? The skills that you will get in a college like or university like McGill is going to be useful anywhere in the world. So I would always generally recommend कि मास्टर्स करने आओ अब्रॉड, जब भी जाना है अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आओ. आई थिंक कनाडा का ना पिछले कुछ सालों से इट हैज़ बिन द केस वे पीपल यूज़ द स्टडी परमिट और देयर एजुकेशन जस्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन. कुछ भी कर लेते हैं, फाइनली पीआर हो जाएगी एंड देन विल थिंक कि वहाँ पे करना क्या है. आई थिंक दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच, एटलीस्ट आई फील दैट, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं कंसिडर किया है उस केस में कि आप क्या करोगे, आपका वहाँ पे जो स्किल है या फिर जो आप करना चाहते हो उसमें पे कितना है. दे डोंट इवन नो दैट. आई मीन बिन अ स्टूडेंट हेयर, तो मैंने वो देखा भी है होते हुए. एंड नाउ आई थिंक दैट इज़ बैकफायरिंग एज वेल. Like a lot of jobs which were very readily available पहले, अब उसमें क्योंकि plethora of students आ गए हैं and obviously because of a lack of plan now they're facing challenges कि अब उसमें भी competition आ गया. Rather than aspiring for कि हाँ मुझे ये career में जाना है, they're just looking for a job. And I say like job and careers they're two different things. जॉब में आप 10 साल बाद अगर आपको कोई यंग आके रिप्लेस कर सकता है, दैट इज़ अ जॉब. बट अगर 10 साल में आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू है, दैट इज़ अ करियर. सो लाइक व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? हैव यू सीन दैट हैपनिंग अ लॉट? या फिर आपके पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जो ये पूछते हैं कि नहीं यार हम तो सिर्फ आना चाहते हैं जस्ट पीआर के लिए? या आई मीन अगेन लाइक आई इट्स एवरीबडीज पर्सपेक्टिव, राइट? लाइक कई बार लोग मजबूरी में भी आते हैं, राइट? कि यार बैक होम नहीं मिलती है इतनी अपॉर्चुनिटीज़. सो या आई मीन पीपल मेक दोज डिसीजंस कि यार नहीं, बाहर आके ही कुछ ना कुछ होगा क्योंकि हमें वहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है. लाइक दो सर्कमस्टेंसेस आर देयर. बट जनरली इफ़ यू आर गोइंग अब्रॉड जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ लाइक कुछ भी करके बस पीआर मिल जाए, बाकी बाद में देखी जाएगी. द इशू इज़ लाइक वंस यू स्टार्ट डूइंग अ जॉब, लाइक अल्टीमेटली आपको पीआर के लिए आप 12th के बाद भी आ गए, आपको जॉब करना पड़ेगा पॉइंट्स वगैरह बनाने के लिए. आप कुछ भी कुक वगैरह या जो भी ऐसे कोई फील्ड में कर लो जॉब जो कि आपके स्किल या आपको इंटरेस्ट रिलेटेड नहीं है, बस आप कर रहे हो ताकि पीआर मिल जाए आपका. आप 2 साल वो काम कर लेते हो, आपने कोई नेटवर्क नहीं बनाया, आपने कोई नई स्किल नहीं सीखी, है ना? आपने 2 साल एक तरह से स्पेंड कर दिए. चलो बर्बाद नहीं होंगे क्योंकि आपको पीआर मिल गया, बट उसके बाद में क्या, आप क्या करोगे? फिर आप वही की लाइन में लगे रहोगे ना, क्योंकि आप 2 साल से कर रहे हो. यू गेट यूज टू दैट काइंड ऑफ अ जॉब, फिर आप उसी लाइन में लगे रहोगे. एंड देन आफ्टर फ्यू ईयर्स यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि साला ये क्या कर रहा हूँ मैं. So again, it's difficult to think through all these things, when you're like young and all you want to do is go abroad. But generally try to focus on the education part of it, and उससे आपको benefit हो रहा है या नहीं, and go into good reputed college ताकि ये सारे issues थोड़े कम हो जाएं. डोंट जस्ट थिंक कि बाहर जाके बस पीआर लेना है इसलिए बाहर जाना है. थिंक कि बाहर जाना है कि तो अगर कोई, या नॉट जस्ट बाहर, यार इंडिया में भी यार इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, अच्छे इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लेना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद में उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, दैट शुड बी द थॉट प्रोसेस. बाकी इन द लास्ट 2 years वी आल्सो सीन दैट ट्रेंड इवॉल्विंग ऑफ रिवर्स माइग्रेशन. पहले भी होती होगी, आई थिंक अब सोशल मीडिया की वजह से बात ज़्यादा हो रही है उस पर. तो व्हाट आर योर थॉट्स? लाइक इज़ इट हैपनिंग टू मच, या फिर जो रीजंस हैं लोगों के, नहीं हम कुछ और सोच के आए थे अब नहीं है तो वी आर गोइंग बैक. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? एंड डू यू ऑल्सो हैव अ प्लान टू गो बैक? नहीं यार, आई एम नॉट प्लानिंग टू गो बैक पर से, बट द थिंग इज सम पीपल आर नॉट यूज टू द लाइफ ओवर हियर, राइट? कई बार उनके पर्सनल रीजंस होते हैं, या यूज टू द लाइफ इन द सेंस माँ बाप के बिना रहना या फैमिली के बिना रहना, या यहाँ का लाइफस्टाइल पसंद नहीं आता है क्योंकि सारे काम खुद करने पड़ते हैं, राइट? तो दोज आर वेरी पर्सनल रीजंस. चलो ठीक है, उससे रिवर्स माइग्रेशन हो जाती है. बाकी आजकल का इशू ये है कि आजकल जॉब्स कम है, right? So a lot of people, like educated people, like talented people are also coming, और 6 महीना स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए. So if there is no necessity for them to stay over here, तो चले जाते हैं. तो हाँ वही है यार, it's a combination of personal reasons that they're not able to adapt to the culture or the ways of life of the West. That is manageable in my opinion. Like you just have to adapt to it. The other is not in our hands, right? The job market. Right. So that is not manageable. That's something is the harsh reality. So I think आजकल का जो reverse migration हो रहा है, it's because of lack of jobs, and then also on top of that the cost of living. Right? Cost of living doesn't become that big of a issue if people have jobs. But आजकल jobs भी नहीं और cost of living वगैरह भी काफ़ी high है. तो हाँ, reverse migration तो लोग हो ही रहा है. Some
आई वुड से कोई आता है अगर कोई कंट्री में सब कुछ चेंज करके, मेहनत तो हर कोई करना चाहेगा कि यार एडजस्ट हो. सो नॉट एवरीबडी डज इट बाई चॉइस, बट कई फोर्स हो जाते हैं कि यार नहीं हो रहा है, चलो वापस चले जाओ, एटलीस्ट वहाँ अपने माँ बाप का घर तो है, वहाँ पे रह के खा लेंगे रोटी वोटी. तो now there is also a difference in the terms of jobs that are available in the market. For example, बहुत सारे support roles, जो tech support roles हैं, दूसरे support roles हैं, they exist in India, and they exist in India for a reason because it's cheaper to find labor there, right? तो अगर कोई, एंड अगेन ऐसे किसी एम्प्लॉय के पास इंडिया में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर देम टू गो बिकॉज दे फील कि यार वो इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, बट उनका जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ ऑलमोस्ट इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पर वो जॉब्स नहीं है, राइट? सो व्हाट शुड बी अ स्ट्रैटेजी फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो सोच रहा है यार मैं भी सपोर्ट रोल में हूँ या फिर किसी भी ऐसे रोल में जो जॉब कनाडा में एग्जिस्ट करते ही नहीं है फॉर एनी अदर रीजंस, सो हाउ दे शुड नेविगेट, एंड उनके लिए क्या कुछ आप प्लान वगैरह कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड लुक फॉर? या सबसे बेस्ट तो है आप लिंक्डइन पे देखो कि कौन से टाइप की स्किल्स के जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल है, Right. या इंडीड वगैरह पे डाल के देखो. पहले तो आया कि आपको कौन से स्किल में इंटरेस्ट है. ऑब्वियसली जॉब्स लाइक टेक सपोर्ट, कॉल सेंटर्स वगैरह, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी स्पेसिफिक स्किल्स लाइक आउटसाइड लाइक कम्युनिकेशन एंड सेल्स एंड एवरीथिंग, बट इफ दैट इज़ योर इंटरेस्ट, ट्राई टू ग्रो दैट स्किल. बट इफ़ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ लाइक टेक्निकल प्रोग्रामिंग, तो आपको वो स्किल पहले पता करनी पड़ेगी कि कौन सी आपको इंटरेस्ट आ रही है, and then search for those skills in, let's say, filter them by country in different job portals and figure out on a daily basis how many jobs are posted for that skill. Makes sense. That will give you an idea of कि ये स्किल की कितनी डिमांड है. और वो जो स्किल है वो ऐसा नहीं होता है आजकल कि आप बस एक पाइथन आपको आता है और बस पाइथन एज अ डेवलपर आप आ जाओगे. यू विल कम एज अ ब्रॉड सॉर्ट ऑफ, द पोजीशन विल बी मच मोर ब्रॉडर. लाइक ऐसा वो टाइम गए कि बस आप बोलो कि मुझे एसक्यूएल आती है और आपको जॉब मिल गया, चलो ये टेबल क्रिएट कर लो और वहाँ पे डेटा डाल दो. वैसा नहीं है आजकल. आजकल आपका डेफिनेशन जो है हर जॉब का ब्रॉड हो चुका है. आपको पाइथन भी आने पड़ेगी, आपको बैकएंड भी आना पड़ेगा, और आपको थोड़ा बहुत क्लाइंट मैनेजमेंट या कस्टमर मैनेजमेंट या रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, ये वो सब कुछ करना पड़ेगा आपको. सो बट उसमें भी कोर स्किल्स होती हैं, वो सीख लो और उसको आप जॉब मार्केट पे सर्च मार के देख लो कि किस तरह के जॉब्स, कितने जॉब्स हर दूसरे दिन क्रिएट हो रहे हैं. दैट विल इटसेल्फ गिव यू अ गुड गेज ऑफ लाइक किस तरह के जॉब्स या कितने नंबर ऑफ जॉब्स इस स्किल पे आ रहे हैं. एंड वंस यू डू दैट, डू कोर्सेज, पार्ट टाइम कोर्सेज कर लो आप. मतलब सेल्फ भी कर सकते हो आप. लिंक्डइन वगैरह पे लर्निंग पे बहुत फ्री मिलते हैं, कोर्सेरा वगैरह पे. बट इफ़ यू वांट लाइक कहीं पे वे करके आप अच्छे से कोई कोर्स कर लो, है ना, घर पे बैठे बैठे, और आप गिट वगैरह पे अच्छा कोई जॉब प्रोजेक्ट बना लो, right? Do your self learning and your projects and put that in your resume, and then when you apply to jobs, देखो इतना तो पक्का है कि if you put a good experience in your job profile, that is the best thing, like अच्छी reputed brand से. बट अगर वो नहीं भी है और आपका वो रोल नहीं है, तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स भी डालोगे ना अपने रेज्यूमे में लिंक करके, पीपल विल प्रीफर टू कॉल यू, बिकॉज उन्होंने देखा कि ये बंदा मेहनत कर रहा है. अब ये बंदा या बंदी मेहनत कर रहा है. तो आपने आई थिंक काफ़ी हायरिंग की होंगी बीइंग अ मैनेजर. सो व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स डू यू लुक फॉर व्हेन यू आर हायरिंग? आपके पास 4 कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिए, आपको चारों पसंद है. क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो फाइनली उनमें से एक बंदे को जॉब देगी? लाइक व्हाट आर सम, अगर नो टेक्निकली सब अच्छे हैं, तो देन व्हाट इज़ द थिंग दैट यू लुक फॉर बीइंग ऑन द हायरिंग साइड ऑफ द थिंग्स? यार नॉट रियली वेरी स्पेसिफिक. लाइक हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है. यू सॉर्ट ऑफ लुक फॉर अ कैंडिडेट विच यू थिंक विल बी एबल टू जेल वेल विद द कंपनी. एंड ऑल्सो लाइक it's not your role to decide all of that. Like your role is like, is the candidate good enough technically or not? If the candidate is good enough technically and if you think he can do the job, and that's it, he or she can do the job and that's it. Okay. So not everybody is here to think कि like you don't like as a hiring manager I guess. Again, I'm not a hiring manager per se, but the person who's interview, उनका रोल डिफाइन होता है कि बॉस यू हैव टू इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल स्किल्स और वट एवर. तो मैं यूजली अगर कुछ होता है तो मेरा टेक्निकल स्किल स्पेसिफिक होता है. तो इफ़ आई फील द कैंडिडेट इज गुड इन टेक्निकल स्किल्स, दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी. बाकी बिहेवियरल ये वो सब चीज़ें, ये मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बिकॉज ये बात भी है कि आपको भी कई बार एडजस्ट करना पड़ता है, राइट? Right, the manager who is hiring, that person also has to be flexible, right? So it's fine, like you sort of have to work with different type of people, so you don't I don't know, like generally मैंने अब तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिससे भी इंटरव्यू लिया लोग अच्छे ही मिले हैं.
तो कभी ऐसा कोई स्टैंड आउट नहीं हुआ कि अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसको मैं नहीं लूँगा या फॉर वट एवर रीजन्स। सो मेरा फोकस सिर्फ स्किल्स पर्सपेक्टिव होता है, एंड इफ़ द स्किल्स आर देयर तो उसके लिए क्या आप देखते हो कि हाँ कितने कंपनीज में जॉब किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस एक्सपीरियंस पे उन्होंने एलैबोरेट कोई स्पेसिफिक चीज़ को किया है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हो आप। तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट क्लीनली ना लिंक्ड होना चाहिए टू व्हाट रोल दैट यू आर अप्लाइंग। राइट अगर वही चीज़ सीधा दिख जाती है ना लाइन, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये बंदे ने या तो इसको स्किल है या इसने मेहनत की और उसको अच्छे से हाईलाइट किया उस चीज़ को कि जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये सॉर्ट ऑफ बिल्ड दैट मोमेंटम कि यार हाँ ये बंदा शायद अच्छा हो सकता है, बंदा या बंदी। और फिर जब आप इंटरव्यू करते हो ना तो यू सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट दो स्पेसिफिक्स, क्योंकि आपने नोट कर लिया उन लाइनों हो गया यार ये तो मुझे चाहिए। तो आपका जो फोकस है ना वो स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हो जाता है, और शायद से वो सामने वाले की स्किल भी होगी, तो उनके लिए भी इजी हो जाता है इंटरव्यू, क्योंकि वो उसी की स्किल है। और मेरे लिए भी इंटरव्यू इजी हो जाता है, क्योंकि यार मेरे को पता है मेरे को ये इतने 2 पेज की रेज्यूमे में ये 2-4 लाइनें हैं जो काम की हैं, तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। मेक सेंस सो योर रेज्यूमे हैज़ टू बी रियली गुड एंड सॉर्ट ऑफ cater towards the job that you're applying, and hope for the best. राइट। सो हमने रिज्यूमे की बात कर ली, दैट विल फाइनली गेट यू एन इंटरव्यू। हमने इंटरव्यू की बात कर ली, विच कैन फाइनली गेट यू अ जॉब। मान लेते हैं यू समबडी इज़ इन द पोजीशन, नए इमिग्रेंट हैं, अभी आए हैं, दे फाइनली गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ओवर द रिज्यूमे एंड देन गेटिंग द जॉब। अब नाउ एट दिस अ स्टेज ऑफ नेगोशिएशन, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि बहुत डिलेमा है उसमें कि यहाँ पर नेगोशिएशन कैसे होती है। क्या मैं ज़्यादा बोल दूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं ऑफ़र वापस ले लिया जाए, कहीं मैं जितना रेंज है उससे कम ना बोल दूँ। तो लाइक हाउ टू डील विद दैट एज समबडी हु इज़ नेगोशिएटिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। यार सो अ गुड थिंग नाउडेज इज बहुत सारी कंपनी ना आजकल पे ट्रांसपेरेंसी में विश्वास कर रही हैं, तो दे आर ऑलरेडी पुटिंग द पे पैकेज फॉर दोज जॉब्स। सो चेक द पे पैकेज फॉर दोज जॉब्स इन दीज जॉब पोर्टल्स, बिकॉज बहुत सारी कंपनी में डाला रहता है। दूसरी बात है कि बी वेरी ओपन विद दी HR, जो भी आपको इनिशियली कॉल कर रहे हैं उनको पूछ लेना आप कि यार व्हाट इज़ लाइक द रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। नोबडी इज़ लाइक गोइंग टू हाइड दैट इन्फॉर्मेशन, सब कुछ बता देते हैं ज़्यादातर लोग, एंड दे विल टेल यू कि हाँ हमारा बजट इतना है। एंड फिर आप जब लेट्स से नेगोशिएट कर भी रहे हो तो चाहिए तो आप हायर साइड में बोल दो या जो भी है, द नेगोशिएशन विल बी इन दैट रिस्पेक्ट, ताकि आपको पता हो कि ठीक है भाई ये जॉब है, इसकी तो 80 to 100,000 की लिमिट है। आप उसको लेने के बाद, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप 150 मत मांग लो, ऑब्वियसली, राइट, बिकॉज देन दैट्स इवन डिसरेस्पेक्टफुल। तो आप सीधा सीधा पूछ लो HR से कि व्हाट इज द रेंज, एंड यू डोंट नेसेसरली हैव टू टेल योर करंट सैलरी और एनीथिंग। जैसे इंडिया में होती है कि हाँ भाई तेरी करंट सैलरी कितनी है, तो बोलेगा भाई हाँ 10 लाख है, अच्छा तेरे को तो मैक्सिमम 30% मिलेगा, 13 मिल जाएगा, चाहे उनकी अप्रूव लिमिट 20 लाख की हो, बट बिकॉज दिस इज जस्ट हाउ द ट्रेंड इज। तो वो ऐसा नहीं है यहाँ पे। You can always say, almost say something like कि I feel like I feel like, or like you can have different answers on this, like कि I don't feel comfortable sharing my current salary, so is it okay if I can, or just try to navigate out of that situation by asking the question कि नहीं, I would first like to know what your offer is, and then maybe I can think if that correlates with my current salary or if that is giving me a good enough growth or not. So you can always navigate out of that situation in a very friendly manner. Like don't right away say no, I don't want to tell you. अगर वो भी बोल दोगे तो वैसे कोई इशू नहीं होने वाला है, बट हाँ फ्रेंडली तरीके से बोल दो कि if it is okay please share your budget approved, and then maybe I will decide if that works for me or not. राइट। एंड इसमें मैंने ये भी देखा है, इट काइंड ऑफ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ रिक्रूटर यू आर वर्किंग विद। लाइक अगर आप किसी कंपनी की फुल टाइम रिक्रूटिंग टीम के साथ काम कर रहे हो, दैट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट देन अगर उस कंपनी ने किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर करा हो, बिकॉज देन दे वर्क ऑन अ कमीशन बेसिस। सो दैट रिक्रूटमेंट एजेंसी विल ट्राई टू बैट फॉर यू मोर, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको पैकेज ऑफर होता है बेस्ड अपॉन दैट उनको कमीशन मिलेगा। So that's one advice that I have given to a lot of people on LinkedIn के हाँ अगर आपको कोई ऐसा रिक्रूटमेंट एजेंसी है बीच में, तो देन तो उसमें आप बिल्कुल बेशर्म हो जाओ, उसमें आपको कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मांगोगे जितना ज़्यादा वो आपको दिला पाएंगे, दैट इज़ इन देयर बेनिफिट। ये मैंने भी सुना है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया खुद के लिए, बट ये मैंने भी सुना है कि if you have a recruitment consultant, they themselves will try to make sure that you get the best package because of the commission. तो बहुत सारे लोगों को इनिशियली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रोल्स भी कई बार ऑफर होते हैं, जस्ट टू इधर टेस्ट आउट कि ये कैंडिडेट हमारे लिए प्रोजेक्ट के लिए काम करेगा, सही रहेगा कि नहीं, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ बजटरी इशूज एज वेल।
बट आई थिंक बैक इन इंडिया या फिर कोई भी साउथ ईस्ट एशिया से आ रहा है, देयर इज़ अ बिट ऑफ अ टैबू कि नहीं यार कॉन्ट्रैक्टर नहीं, मुझे फुल टाइम रोल चाहिए, मुझे फुल टाइम रोल चाहिए. एंड आई डोंट थिंक लॉट ऑफ पीपल गो इन टू डेप्थ आफ्टर दैट के यार अल्टीमेटली आप बैठ के कैलकुलेट करो what is the difference. So do you think is there any harm in taking any of such contractor roles or no? No, no harm. In fact, a lot of people who take contract jobs actually prefer contract roles only because there's a lot of money that you can make in a same level of contract job versus full time, because full timers will get less money compared to a contractor. Like not get less money, but they will rather make less money because contract jobs may you can whatever tax benefits and blah blah blah. So there's a lot of benefit that you get, like monetary benefit when you take a contract role, but there's also a risk that अगर जॉब कट होने तो कॉन्ट्रैक्टर्स को यूजली ज़्यादा जल्दी एक्स कर देते हैं, या मे बी दे गेट आस्क्ड टू कन्वर्ट देम टू फुल टाइम और वट एवर. सो या रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट देन दैट्स द पॉइंट, लाइक द मोर रिस्क द मोर पेमेंट, आई गेस. So yeah, contract roles are good if you are skilled enough and you are okay to keep yourself upskilled enough all the time in the market. But there is always a latakti talwar kind of a thing in contract roles. All right, Herman, it was great talking to you. And I know आपकी एक content creation की भी journey है. In the next conversation, we'll definitely discuss that. For sure. And thank you for imparting us with a lot of knowledge with the experience that you have. Thank you for having me.